तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है भाभी मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, तुम्हारी गुलामी करने नहीं। दीपा मैं बाजार जा रही हूँ, अगर सोनू उठे तो उसे संभाल लेना। फ्रिज में दूध रखा है और दूध की बोतल रसोई में है। आज रात को भिंडी बनानी है तो सब्ज़ी काट कर रखना। और हाँ, तुम्हारे भैया के कपड़ों पर मैं प्रेस करना भूल गई हूँ तो उन्हें भी इस्त्री कर देना। छत पर कपड़े सूख रहे हैं, कुछ देर बाद उन्हें उतार लेना और सबकी तह बनाकर रख देना। अच्छा, एक बात और, सिंक में कुछ बर्तन पड़े हैं, उन्हें धो लेना, मैं जल्दी आ जाऊंगी, कहती हुई रीवा बाजार चली गई। दीपा ने दरवाज़ा बंद किया और सोनू के पास आ गई। सोचा अभी वह सो रहा है तो बर्तन धो लेती हूँ। आकर देखा तो सिंक पूरा बर्तनों से भरा हुआ है। काफ़ी समय लग गया उसे बर्तन धोने में। सोनू के पास जाकर देखा तो वह अभी भी सो रहा था तो सोचा प्रेस का काम भी लगे हाथ कर लेती हूँ, उसके बाद पढ़ने बैठ जाऊँगी। भैया के तो बस 2 जोड़ी कपड़े ही थे, पर भाभी की 5 साड़ियाँ थीं। उसे प्रेस करना ठीक से आता भी नहीं था। बहुत संभाल संभाल कर उसने कपड़े प्रेस किए। तब तक सूरज ढल चुका था। वह जल्दी से छत पर गई और कपड़े उतार लाई, फिर सभी कपड़ों को संभाल कर रख दिया। इतने में सोनू जाग गया। उसने सोनू को गोद में उठाया और रसोई की तरफ चल पड़ी। सोनू को दूध पिलाया और कुछ देर उसके साथ खेली। तभी उसे याद आया रात के लिए भिंडी काटनी है। उसने फ्रिज से भिंडी निकाली और धोकर काटने बैठी ही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। सामने भाभी खड़ी थी। रीवा ने अंदर दाखिल होते हुए कहा, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, जाकर एक कप अच्छी सी चाय बना ला। वह फुर्ती से रसोई में गई और जल्दी से भाभी के लिए चाय बना लाई। रीवा ने देखा भिंडी यूं ही रखी हैं तो नाराज़ होते हुए बोली, दीपा अभी तक तुमने भिंडी नहीं काटी, तुम्हें पता है ना तुम्हारे भैया थोड़ी देर में आते ही होंगे। एक काम बताया था वह भी तुमसे ठीक से नहीं हुआ। कल को शादी के बाद तुम्हारा क्या होगा? हम यहाँ तुम्हारे दहेज के लिए एक एक पैसा जोड़ रहे हैं और तुम हो कि कोई काम ढंग से नहीं कर सकती। अकेला दहेज काम नहीं आएगा, ससुराल जाकर हाथ पैर भी हिलाने होंगे। माँ बाप तुम्हारे सपने देखते हैं, पता नहीं हमारी लाडली को कौन सा राजकुमार मिल जाए। अरे कुछ गुण होंगे तभी तो अच्छा वर मिलेगा। दीपा ने धीरे से कहा, बस भाभी अभी कर ही रही थी कि आप आ गई। रीवा बोली, बस ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ही मुसीबत मोल ले ली तुम्हें यहाँ बुलाकर। सोचा पढ़ लिख कर नौकरी लग जाओगी तो कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, पर तुम्हारी हरकतों को देखकर लगता है तुम हमें मायूस ही करोगी। यहाँ कोई सत्संग नहीं चल रहा जो तुम खड़े होकर ध्यान से मेरे प्रवचन सुन रही हो। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मुझे खाना रात के लिए बनाना है, कल सुबह के लिए नहीं। दीपा काम में जुट गई। सारा काम होते होते रात के 10 बज गए थे। भैया भाभी और सोनू अपने कमरे में सोने चले गए और दीपा पढ़ने बैठ गई। अभी कुछ महीनों पहले ही वह अपने भाई भाभी के पास आई है। दीपा अपने 3 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर है। यहाँ शहर में उसके भैया सूरज और भाभी रीवा रहते हैं। दोनों नौकरी करते हैं, इसीलिए रीवा को सोनू को संभालने के लिए किसी आया की ज़रूरत थी। तो उसने दीपा को यहाँ शहर अपने पास यह कहकर बुला लिया कि आजकल सिर्फ पढ़ाई काफ़ी नहीं, सभी को नौकरी वाली बहू चाहिए। अगर दीपा मेरे पास आ जाए तो मैं पढ़ाई के साथ साथ उसे कोई अच्छा सा कोर्स भी करवा दूंगी, जिससे उसे नौकरी मिलने में आसानी हो और कल को उसका रिश्ता कहीं अच्छी जगह तय हो जाए।
दीपा के माता पिता को भी बहू का यह सुझाव पसंद आया, क्योंकि दीपा उनकी इकलौती लड़की है। उसके बाद एक छोटा लड़का जो पढ़ने में बहुत निकम्मा है, जबकि दीपा पढ़ने में होशियार है। इस साल वह 12वीं का इम्तिहान देने वाली है। 10वीं कक्षा में उसने पूरे ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इस बार भी सभी को उम्मीद थी कि दीपा अच्छे नंबरों से पास होगी और यहाँ शहर में रहकर नौकरी के लिए तैयारी करने के साथ साथ कोई अच्छा सा कोर्स भी कर लेगी। दीपा की इच्छा थी कि वह शिक्षिका बने, इसीलिए बहुत मेहनत कर रही थी। पर जब से यहाँ भाभी के पास आई है, वह हर समय उसे काम में उलझा कर रखती है और भैया के सामने ऐसा जताती है जैसे सारा काम अकेली वही करती है। तब भैया भी कह देता है, अब तो दीपा आ गई है, उसे बोल दिया करो, तुम्हारा हाथ बटा देगी, तुम्हारी मदद हो जाएगी और उसे भी कल को ससुराल जाना है, तो अच्छा ही है वह धीरे धीरे घर के काम करने सीख ले। एक दो बार दीपा ने माँ से भी शिकायत की कि भाभी सारा दिन उसे घर के कामों में उलझा कर रखती है, जिससे उसे पढ़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। तो माँ ने भी उल्टा उसे डांट दिया, सारे दिन पढ़ाई नहीं होती, थोड़ा बहुत अपनी भाभी की सहायता कर दिया कर। देख वह तेरे बारे में कितना सोचती है, नहीं तो कोई कुंवारी ननद की जिम्मेदारी उठाकर भी खुश नहीं। अभी बच्चा छोटा है उसका, अगर थोड़ी बहुत तू उसकी सहायता कर भी देगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। जब से वह शहर आई है, एक बार भी गांव नहीं गई। अगर माँ सामने होती तो वह उन्हें खुलकर सारी बातें बता सकती थी, क्योंकि यहाँ फ़ोन पर भी भाभी का पहरा है। वे बहुत ध्यान रखती हैं कि दीपा अपने माता पिता से क्या बातें कर रही है, कहीं उसकी शिकायत तो नहीं हो रही। इस समय दीपा की अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है, पर भाभी को इससे कोई मतलब नहीं। उन्हें तो अपने काम से मतलब है, क्योंकि सच तो यही है, उन्होंने उसे यहाँ पढ़ाने के लिए थोड़ी अपने बेटे को संभालने के लिए बुलाया है। पढ़ने के प्रति दीपा की ललक वह अच्छी तरह से समझती हैं। उन्हें पता है घर का सारा काम करने के बाद भी दीपा को चाहे सारी रात जाकर पढ़ना पड़े, पढ़ाई तो वह कर ही लेगी। दीपा यहाँ बिल्कुल खुश नहीं थी। वह वापस गांव जाना चाहती थी। भैया ने उसे वादा किया है, परीक्षा के बाद वे उसे कुछ दिनों के लिए गांव भेज देंगे। हालांकि रीवा इस बात से खुश नहीं, पर दीपा बहुत खुश है। सूरज अपने वादे के अनुसार छुट्टी होते ही दीपा को माता पिता के पास गांव भेज देता है। उसे पता है दीपा माता पिता को बहुत याद करती है। कुछ समय बाद जब दीपा का परिणाम आया तो सभी हैरान रह गए। वह बहुत मुश्किल से पास हुई थी। सूरज भी हैरान था कि उसकी इतनी होशियार बहन पढ़ाई में इतना कमज़ोर कैसे हो गई। उधर दीपा ने माता पिता को सब कुछ बता दिया था कि भाभी ने उसे अपने घर की नौकरानी बना लिया है और वह वापस नहीं जाएगी। परिणाम आने के बाद तो माता पिता ने भी तय कर लिया कि दीपा को वहाँ नहीं भेजना। पर सूरज ने माता पिता को समझाया और दीपा को घर ले आया। 2 दिन बाद ही दीपा अपना सामान उठाकर जाने लगी तो रीवा ने पूछा, अब तुम कहाँ चल दी? सूरज बोला, मैं उसे हॉस्टल छोड़ने जा रहा हूँ। रीवा बोली, घर के होते हुए भला यह हॉस्टल में क्यों रहेगी? सूरज बोला, क्योंकि यहाँ तो तुम उसे नौकरानी बनाकर रखती हो। दीपा बोली, हाँ भाभी, मैंने भैया को सब बता दिया है। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, तुम्हारी गुलामी करने नहीं। रीवा गुस्से में बोली, बहुत ज़ुबान निकल आई है आजकल तुम्हारी। देख रहे हैं आपकी बहन मुझसे किस तरह से बात कर रही है। सूरज बोला, वह जो कुछ कह रही है सच कह रही है, गलती तुम्हारी ही है। अगर तुम प्यार से उसके साथ रहती तो यह नौबत ही ना आती। तुमने तो मेरी बहन को आया ही समझ लिया। अब दीपा हॉस्टल में रहकर पढ़ाई
और नौकरी की तैयारी करेगी और इसका सारा खर्चा मैं देने वाला हूँ। रीवा उन्हें जाते हुए देखती रही। उसकी सारी चालाकी धरी रह गई। कहाँ वह आया के पैसे बचाने चली थी और कहाँ अब यह दीपा की पढ़ाई लिखाई का खर्चा। वह सोचने लगी, काश उसने ननद को नौकरानी समझने की भूल नहीं की होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। खर्चा भी बचता और उसकी सहायता करने के लिए दीपा भी होती। पर अब कुछ नहीं हो सकता था। तीर कमान से निकल चुका था। अब तो उसे अपनी गलती का खामियाजा भुगतना ही था। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।